नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं सस्पिशन कैन बी टॉक्सिक। मतलब कि जो शक करने की आदत है वो जहरीली हो सकती है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर चर्चा की गई है इस टॉपिक के बारे में। तो स्टार्टिंग में ऑथर बात कर रहे हैं कि आप बिना किसी सबूत के अगर किसी दूसरे को आप बुरा मानना शुरू कर दो, ओके, शक के बिहाव पर, तो वो सही बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर सोशल सेंस से अगर बात करें, तो सामाजिक सेंस से अगर बात करें, तो ये जो शक करना है धीरे धीरे एक आदत बनती जा रही है। और ये धीरे धीरे फिर बहुत ही खराब इफेक्ट डालेगी सोसाइटी के ऊपर अगर ये आदत डेवलप होती गई, अगर इस आदत को सही नहीं किया गया तो यहाँ पर जो डिवाइन कमांडमेंट्स हैं, जो यहाँ पर निर्देश दिया जाता है कुरान की तरफ से, तो वहां पर भी कुरान कहती है कि आप शक करना उसको अवॉइड करो। तो यहाँ पर एक चैप्टर है जिसका नाम है अल हुजुरत। तो वहां पर कुरान कहता है कि विश्वासियों, शक करना, बहुत ज्यादा शक करना, शंका करना आप बंद करो। जो आप शंका करोगे, बहुत ज्यादा शंका कर रहे हो, तो वो पाप है। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये बात बोली गई है। तो आगे बात कर रहे हैं कि कुरान में प्रॉफिट कहते हैं कि कभी भी आपके जो साथी हैं उनके ऊपर शक ना करो। जो शक है वो एक तरह का झूठ है, बिल्कुल झूठ के बराबर है वो। तो अगर आप अपने किसी दोस्त के ऊपर या किसी के ऊपर आप शक कर रहे हो, तो क्या ये सोच के कि उसने कोई बुरा काम किया है या फिर ड्यूटी के वक्त ही ये कोई रिश्वत का कोई काम कर रहा है, तो अगर आपके पास कोई सबूत ही नहीं है तो फिर उस जगह पर आप झूठे पड़ रहे हो। ओके, तो आप सही नहीं है उस जगह पर। तो यहाँ पर जो अगर प्राणी है, जो आदमी है, वो भी एक सामाजिक जीव है। तो हम जब अगर इकट्ठे रहते हैं तो हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है, तभी जो है सोसाइटी अच्छे तरीके से वर्क करती है। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, तो अगर आपसी विश्वास नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि एक हेल्दी सोसाइटी वो स्टेब्लिश हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर किसी सोसाइटी में हर कोई एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देगा, तो वहां पर जो आपसी विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो फिर इमेजिन करिए वो सोसाइटी किस तरह की होगी। तो आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर सभी मेंबर्स किसी सोसाइटी में इसी मानसिकता के शिकार हो जाएंगे कि हमने शक ही करना है, तो उस समय वो सिर्फ और सिर्फ जो मॉरली पोल्यूटेड एयर ना वही इनहेल करेंगे। मतलब कि जो गलत विचार हैं वही यहाँ पर उनके मस्तिष्क में जो है जाते रहेंगे। और जो है जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है वो जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जहां पर कोई भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर शक है। ओके, और शक है, विश्वास नहीं है आपस में, तो वहां पर कोई भी किसी पर्सन को सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी प्रॉब्लम के समय में। तो वहां पर जो कल्चर होता है फ्रेंडशिप का वो खत्म हो जाएगा, और ना ही वहां पर कोई यूनिटी रहेगी। अगर कोई किसी प्रॉब्लम के लिए अगर इकट्ठे होना है, यूनिटी करनी है, ठीक है, सॉलिडेरिटी करनी है, तो वहां पर वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उस सोसाइटी में। तो शक जो है ना एक जहर की तरह जो पूरी तरह फैल जाएगा, और ये दुगना तिगुना होता जाएगा अगर इसको काबू नहीं किया गया। तो काबू कैसे कर सकते हैं? अपनी आदतों को बदलकर, ये शक करने की जो आदत है इसको छोड़कर। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई पर्याप्त सबूत ही नहीं है तो आपको उसके बारे में कुछ सोचना बनता ही नहीं है कि आप किसी प्राणी के ऊपर आप शक करो। तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ऐसी आदत, शक करने की आदत डेवलप कर लेता है, तो यहाँ पर वो सब जगह यहाँ पर ना वो शक ही करता है। किसी भी मैटर में घुस जाए, हर एक मैटर में उसके माइंड में शक की भावना ही रहती है। तो जो सस्पिशन है ये कंफ्यूजन भी पैदा करता है, और कंफ्यूजन अगर माइंड में पैदा हो तो वो एक जहर की तरह फैलनी शुरू हो जाती है। तो उसको निकालना फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। जितनी बीमारी बढ़ जाती है तो उस बीमारी का इलाज उतना ही कठिन हो जाता है। अगर बीमारी का समय रहते पता चल जाए तो तभी जो है इलाज भी संभव है, और जो बॉडी है, जो हमारा मेंटल स्थिति है, वो भी जो है स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। तो इसी तरह जिस तरह की भी हैबिट हमारी है, जिस तरह का भी विचार गलत हमारे अंदर जा रहे हैं, उसको इनिशियल स्टेजेस पे ही खत्म करने की कोशिश करो। अगर बढ़ती जा रही है तो तब भी कोशिश करो। अगर जिनके माइंड के अंदर जो घर कर कर बैठ गई ना विचार, तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, मेडिटेट करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। और आगे यहां पर बात कर रही है कि यहां पर आखिर में यही बात कर रहे हैं कि दूसरों के बारे में विचार रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर
आप उसको रॉन्ग वे में लेकर जा रहे हो, शक की आदत के थ्रू आप विचार रख रहे हो, तो वो गलत बात है। तो यहाँ पर इस हैबिट को हमने एलिमिनेट करना है, इसको दुरुस्त करना है। तो बहुत ही बढ़िया विचार था आज का भी, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करो, जिसको ये आदत है शक करने की, तो एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो। बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी जो है होने वाली है आने वाले समय में। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं उनके बारे में। सो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स मतलब कि जहां पर लिक्विडिटी की जो है कमी आनी शुरू हो गई है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, जैसे आपने किसी बैंक में खाता खुलवाया, तो आप वहां पर पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो, तो आपको यही आशा है कि जब भी मेरा दिल करे मैं वापस पैसे निकलवा लूंगा और जितना भी इंटरेस्ट पड़ेगा उतना मुझे बेनिफिट होता जाएगा वहां पर। लेकिन जो बैंक है जो आपसे पैसा ले रहा है, वही पैसा उठा के वो जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पर लोन देगा, तो वहां से भी अच्छा खासा ब्याज जो है वो लेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में होता क्या है कि एक जगह से पैसा लेकर दूसरी जगह पैसा दे देना, तो अगर दोबारा आप पैसा लेने जाते हो तो आपको अगर बैंक बोल दे कि आप जितनी पैसे की डिमांड कर रहे हो उससे आधा मिलेगा, तो वहां पर इसका साफ मतलब है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई है, पैसे की कमी हो गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारी मार्केट्स हैं, जो डेट मार्केट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, और बहुत से तरीके हैं जहां से पैसा जुटाता है बैंक, फिर जो है इस लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को यहाँ पर सही करता है। तो ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम किसी सिर्फ एक बैंक में नहीं है, जो कंपनीज यहाँ से लोन उठाती हैं वहां पर भी रहती हैं। तभी वो समय रहते जो है अपना ब्याज की किस्तें नहीं दे पाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका जो लोन है वो भी एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं। तो ऐसे देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब अभी जो एसेट कोई कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा, कुछ भी उसका फायदा नहीं है, सिर्फ बेकार हो गया है, उससे तो अच्छा है ना जब वो डिस्ट्रेस है तभी उसको कंट्रोल करके सही कर दे। तो इसीलिए यहां पर बनाया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईबीसी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि क्या हमें चिंता है कि जो आईबीसी जो अभी काम कर रहा है, यहाँ पर ज्यादा लिक्विडेशन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है सेल के मुकाबले, ओके, और जो यहाँ पर टर्न अराउंड का मतलब है जो दोबारा से रिकवरी हो गया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये सब चीजें सही चल रही हैं? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नहीं, ओके। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर दिसंबर 2016 से लेकर सितंबर 2020 तक का डाटा है, जो यहाँ पर केसेस जो हैं, जो केसेस रेज हुए, सो 4008 के आसपास केसेस इंसॉल्वेंसी के रेज हुए कि यहाँ पर जो है एसेट्स डिस्ट्रेस होने शुरू हो गए हैं, उन कंपनीज में लिक्विडेशन की जरूरत है। और यहाँ पर 800 तो ऐसे थे जो रास्ते में ही जो यहाँ पर क्लोज हो गए, बंद हो गए। इसके अलावा जो 3200 बचे, उनमें से भी जो 1900 केसेस ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, जिनके ऊपर अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका कि उसको डिस्ट्रेस को कैसे सही करें, कैसे लिक्विडिटी वहां पर प्रोवाइड करें। और यहां पर जो 1300 केसेस हैं जिनका कोई आउटकम निकल कर आया है, तो उसमें से 1025 केसेस ऐसे हैं जहां पर लिक्विडेशन हो गई, ओके। तो यहां पर 277 केस ऐसे हैं जहां पर रेजोल्यूशन हुआ है, अभी लिक्विडेशन नहीं हुआ है। तो आगे यहां पर बात कर रहे हैं कि द लिक्विडेशन रियलाइज्ड एन एब्समल 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो जो भी अमाउंट जो डिस्ट्रेस है, ठीक है, उसका 5% यहां पर लिक्विडेशन की यहां पर बात कर रहे हैं कि इतना कम से कम हो। तो यहां पर आगे यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लिक्विडेशन के ज्यादातर केसेस हैं वो यहाँ तो जो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसके तहत यहाँ पर देखे जाते हैं, तो यहाँ फिर डिफंट हो जाते हैं, ठीक है। डिफंट मतलब जैसे बदनाम हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर अभी इसको कंपेयर करें, जो यहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं कि कंपनीज को यहाँ पर लिक्विडेट करना है, जो भी कंपनीज के केसेस आए हैं वहां पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सही करना है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। तो पिछले 10-15 सालों के मुकाबले अभी जो है यहाँ पर BIFR अच्छा काम कर रही है, और इसको यहाँ पर वेलकम जो है यहाँ पर कहा गया है ऑथर की तरफ से। और आगे ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो IBC का पर्पस है वो यही है कि जो सिक कंपनीज हैं, जो कंपनी यहाँ पर जिनके एसेट्स डिस्ट्रेस हो चुके हैं, खराब हालत चल रही है, कंपनी फाइनेंशियली बहुत खराब हो चुकी है, तो वहां पर उनके रिसोर्सेज को दोबारा रीडिप्लॉय करें बिल्कुल सही तरीके से, और अच्छी मैनेजमेंट जो है वहां पर प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी
जो यहाँ पर डिस्ट्रेस हो रही है, अगर वो जल्दी अपने आप को रिपोर्ट करती है आईबीसी के पास, तो उसका हल निकलने के चांसेस उतने ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया चांस है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए, और जो यहाँ पर उसके जो भी यहाँ पर एसेट्स बेचने हैं वो टाइमली जो है यहाँ पर बिक जाए। तो आप देखो एयर इंडिया की हालत देखो, 6-7 साल हो गए हैं एयर इंडिया को बेच रही है सरकार, लेकिन बिक ही नहीं रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर टाइमली ये सब काम हो जाए तो जल्दी से होता है। ओके, तो इकोनॉमी को अच्छा इंपैक्ट मिलता है। अगर डिले होता जाएगा तो इकोनॉमी उस सेक्टर की खराब होती जाएगी। तो यहाँ पर अगर ऐसे होता है, अगर टाइमली रिपोर्ट करती ही कंपनीज की हमारे यहाँ एसेट्स की हालत खराब हो गई है, तो उस समय आईबीसी यहाँ पर अच्छी मैनेजमेंट जो है कर सकती है, और वहां पर उसको दोबारा लिक्विडेशन की यहाँ पर जो प्रॉब्लम है दोबारा ना हो, तो उससे यहाँ पर उसको बचा सकती है और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो इस सबसे क्या होगा, जो यहाँ पर एसेट की वैल्यू है वो भी दोबारा रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, जो लैंडर्स हैं जिन्होंने पहले ही यहाँ पर कर्जा ले रखा है, जो ब्याज दे रहे हैं, उनकी यहाँ पर ब्याज की किस्तें सही जाती रहेंगी। ओके, ब्याज नहीं, ज्यादा ब्याज नहीं बढ़ेगा, उनका कर्जा जो है नहीं बढ़ेगा। तो अल्टीमेट जो यहाँ पर जो टैक्स पेयर है ना, उसके ऊपर जो बर्डन रहता है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ समय पहले भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे जिनका 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया माफ किया था, जिनका की कर्जा था 2.5 से 3 लाख करोड़ का, उसको माफ कर दिया था। तो वो कहां से माफ हुआ था, जो हमारे जो टैक्स पेयर हैं, जो आम टैक्स पेयर हैं, उन्हीं का पैसा यूज करके उनको दे दिया गया था। तो यहां पर अभी जो ये एप्लीकेशन फाइल्स होती हैं आईबीसी में, तो यहां पर भी जो सबसे ज्यादा डोमिनेशन रहती है वो रहती है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की। ओके, तो यहां पर ऑथर बात कर रहे हैं कि जो ये पिटीशन यहां पर डालते हैं इसको यहां पर खत्म करना चाहिए। यहां पर बात कर रहे हैं कि जितनी 4008 की एप्लीकेशन जितनी आई हैं उसमें से ज्यादा जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो है यहाँ पर उनके द्वारा जो है यहाँ पर फाइल की गई हैं, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनके द्वारा सिर्फ 43% यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल की गई हैं, और जो बचती हैं वो है कॉर्पोरेट डेटर्स। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का मतलब है अगर कोई कॉर्पोरेट यहाँ पर डेट में है, कर्जे में है, तो जिस बंदे का जिसका भी क्लेम बनेगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो कोई यहाँ पर इंडिविजुअल है, कि यहाँ पर वो उस कर्जे की अदायगी करेगा। ओके, तो यहाँ पर वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए। और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो हैं जैसे बैंक हो गया, जिसका सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के साथ एक जो है फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। ओके, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर बैंक भी बहुत सारे हैं जिनकी हालत खराब हो चुकी है, और वो भी यहाँ पर पिटीशन फाइल्स करती हैं। और लास्ट में आता है जो कॉर्पोरेट डेटर, जिनके ऊपर एक्चुअली कर्जा है, जो यहाँ पर कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। और आगे ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ज्यादातर जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं वो यहाँ पर आईबीसी को यहाँ पर यूज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मैनेजमेंट है वहां पर उसका यहाँ पर ट्विस्ट लाने के लिए। ओके, और अपने आप को जो लिक्विडिटी है उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जो अमेंडमेंट अभी की जा रही है आईबीसी में, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनको यहाँ पर बैन करने के लिए, तहाँ जो कि जो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी, जो यहाँ पर लिक्विडेशन की जो यहाँ पर पिटीशंस आती हैं उनको और सही किया जा सके। तो इसके अलावा अभी ये ऑन द वे है। ओके, अमेंडमेंट अभी हुई नहीं है, यहाँ पर अभी काम चल रहा है। और इसके अलावा पैंडेमिक की वजह से पिछले 9 महीने से यहाँ पर आईबीसी का भी कोई ध्यान नहीं रहा है इन केसेस के ऊपर, तो इसलिए भी यहाँ पर डिले हो गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी अपना जो डिसीजन है उसको रिव्यू करना चाहिए कि जो डेटर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर कैसे जो है प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम फाइलिंग फॉर वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी इफ कंपनी कैन नॉट बी रन एज ए गोइंग कंसर्न। देखो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी ऐसी हालत हो चुकी है पैंडेमिक के बाद, पैसा ही नहीं बचा कि वो रन कैसे करें। तो यहाँ पर चलानी है कंपनी तो थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए। तो यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर सॉल्व करना होगा, गवर्नमेंट यहाँ पर सही डिसीजन लेकर यहाँ पर चलना होगा। तो यहाँ पर आखिर में बात कर रहे हैं कि भारत को यहाँ पर चाहिए कि जो कैपिटल है ना उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जुटाए, पैसा ज्यादा से ज्यादा जुटाए, ताकि जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उनको खरीदा जा सके। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक है, उसके भी एसेट प्रॉब्लम आ गई थी, पूरी तरह से वो दिवालिया होने की कगार पे था। अगर सब कुछ ऐसे हो जाता तो जो भी वहां पर एंटाइटीज आपस में लिंक थी, जो भी एम्प्लॉयमेंट थी, उस सब के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ना था। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक कैपिटल आया, कहाँ से आया, सिंगापुर का एक बैंक था जिसने लक्ष्मी विलास बैंक का यहाँ पर सारे शेयर्स उसने खरीद लिए और यहाँ पर पैसा दिया और वो बैंक डूबने से बच गया। अभी बेशक उसकी पूरा जो ऑनर है वो सिंगापुर का बैंक हो गया, लेकिन फिर भी भारत में उसकी काफी सारी ब्रांचेस है, 300 के ऊपर उसकी ब्रांचेस हैं, वहां पर लोग काम कर रहे हैं और एसेट का जो प्रणाली चल रही है ना वो सही से चलती रहेगी। वहां पर
खत्म नहीं होगी कोई चीज, तो वो सही रहेगा भारत के लिए। तो हमें कैपिटल जुटाना है आने वाले समय में, ऐसी ही एक कॉम्पिटिटिव मार्केट हमने डेवलप करनी है जहां पर एसेट हम जरा से जरा जुटा सके और बैंकर्स जो हैं उनका लोड जो है थोड़ा कम करें हम। ओके, और आखिर में यही बात कर रहे हैं कि बैंकर्स तभी एक्ट करेंगे, तभी रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं डेट को, अगर उनके पास भी कोई रास्ता हो। ओके, अगर उनके पास भी कोई यहाँ पर कैपिटल पूल उनके पास मुहैया होता हो, तभी वो अच्छे से जो है एक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी को सही तरीके से सही डायरेक्शन की ओर लेकर जा सकते हैं।